हेलो एंड वेलकम। मैं सभी का स्वागत करता हूं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां पे हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के। तो सभी जल्दी से जुड़िए ताकि हम जो डिस्कशन है उसको चालू करें। बहुत से बच्चे आ रहे हैं। कुलदीप जी नमस्कार, टीना, सुमीना, मंजू चौधरी जी आपका भी स्वागत है बच्चे। सबको शुभकामनाएं रक्षाबंधन की। और चालू करते हैं एमसीक्यूज। ज़्यादा क्या बोलें, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एमएसएन पढ़ाता हूँ। एमएसएन के क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के कुछ टॉपिक्स है जिनका डिस्कशन चल रहा है। और जो लास्ट क्लास के अंदर हम लेफ्ट करे थे, जब हम वाल्वुलर हार्ट डिजीज़ को डिस्कस कर रहे थे, वाल्व की डिजीजेस के बारे में हम। प्रणाम भाई साहब, आ जाओ जल्दी से जुड़िए। बहुत बढ़िया, चलो चालू करते हैं बच्चे। और मैं आपको बता रहा हूँ कि हम एमएसएन के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे और मैं कार्डियोलॉजी स्पेशली जो था उस पर फोकस था। और मैं सिस्टमिक वे में एक एक टॉपिक को एड्रेस कर रहा हूँ हर क्लास के अंदर। और कोशिश करूँगा कि आपका जो नॉर्सेट होएगा उसके पहले मैक्सिमम जो सिस्टम है, जिनके जो कॉमन डिसऑर्डर है, उनके क्वेश्चन को हम हाईलाइट कर लें। तो आप इस प्रोसेस को सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा। आप डे 1 से अगर क्लास को ज्वाइन करे हैं तो आप समझ जाएंगे कि हम क्या डिस्कशन कर रहे हैं। वेद प्रकाश जी स्वागत है बेटा। सुरेश जी, आशीष जी, सभी का स्वागत है। जीतू कुमार आपका भी स्वागत है बेटा। जो ऑनलाइन चल रहा है उस पर फोकस करिए। ऑफलाइन में, अभी ऑफलाइन के बारे में बाद में हम बताएंगे क्या है क्या नहीं है। अभी जो सामने है उस खाने को खा लो, ठीक है बच्चे। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, सभी जुड़ जाइए। पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो वहां से लेफ्ट करे थे वहीं से मैं चालू कर रहा हूं। तो ठीक है बच्चे, पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाल्व इज मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड इन आईवी ड्रग अब्यूजर। ये क्वेश्चन आपके एक आधे कोई एग्जाम में पूछा हुआ था और मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर जान रहे हैं। फिर भी जल्दी से आंसर दीजिए। फिर भी इस क्वेश्चन को मैंने आपको पूछा है ताकि आपका जो नॉलेज है वो एक बार और अच्छे से सीमेंटेड हो जाए, एक बार और कंसोलिडेट हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग वाल्व इज मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड इन आईवी ड्रग अब्यूजर। बच्चे जो भी, हाँ अक्षय कुमार डूंगरपुर से आए बेटा, बरसात तो हो नहीं रही, क्या है कंडीशन, ठीक है बाकी सब बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर दीजिए। चलो अब आंसर दीजिए। गुड इवनिंग हो गया बच्चे, बहुत बढ़िया। कि मोस्ट कॉमन वाल्व, एक व्यक्ति के अंदर हमने देखा था कि अलग अलग रिस्क फैक्टर हैं और ये जो अलग अलग रिस्क फैक्टर है वो पेशेंट के अंदर वाल्व की डिजीज के चांसेस को बढ़ाते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर था वो आईवी ड्रग अब्यूजर था। तो यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि बेटा आईवी ड्रग अब्यूजर के अंदर कौन सा वाल्व सबसे कॉमन अफेक्ट होता है। तो इसका जो आंसर है वो बहुत बढ़िया। बच्चे मैक्सिमम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जल्दी से करिए। डी भी बता रहे हैं, बी भी बता रहे हैं। बी और डी के बीच में कंफ्यूजन है, उसी बीच में राम साहू सी बता रहा है। तो राम साहू न बी है न डी है, आप सी हो बच्चे। तो आईवी ड्रग अब्यूजर के अंदर याद रखिएगा जो मोस्ट कॉमन वाल्व अफेक्ट होएगा वो होएगा आपका राइट साइड का वाल्व। क्योंकि बेटा सिंपल सी बात है, जब आप आईवी ड्रग्स लेते हो तो ये जो ड्रग्स है वो आपकी वेन्स में जाएगी और वेन से कहां पे जाएगी, आपके वेने केवा में। और वेने केवा से आप देखोगे हमारा जो राइट एट्रियम है उसके अंदर जाएगा। और राइट एट्रियम से आप देखोगे तो पहला जो वाल्व मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, ट्राइकस्पीड वाल्व, जो लोकेट है किसके बीच में, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। तो ये जो वाल्व है वो यूजुअली अफेक्ट होता है उन व्यक्तियों में जो कि आईवी ड्रग अब्यूजर है। प्लीज ध्यान में रखिएगा, ये जितने भी चिट्टा वेज हैं उनके अंदर अगर आप देखते हो तो कौन सा वाल्व उनके अंदर डिजीज मिलेगा, तो इसका करेक्ट आंसर है बी। जो ट्राइकस्पीड वाल्व है वह यूजुअली अफेक्ट मिलता है क्योंकि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आपकी वेन से वेने केवा से राइट एट्रियम से ट्राइकस्पीड वाल्व को इनिशियली वो इन्वॉल्व करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो क्या था बच्चे, बी था, जो आपको ध्यान में रखना है। हम देखते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को कि ऑल आर सीन इन मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस एक्सेप्ट। जो क्वेश्चन है उसको पढ़िए। क्वेश्चन ये बता रहा है कि पेशेंट के अंदर मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस है, आराम से समझिएगा। और पूछा है कि मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस के अंदर क्या नहीं देखते हैं। बाकी सब तो देखते हैं, ऐसी क्या चीज है जो नहीं देखते हैं। जल्दी से पढ़िए और इसका आंसर दीजिए कि ऑल आर सीन इन मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस एक्सेप्ट, कि ये सब चीजें हम देखते हैं मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस में, कौन सी चीज को छोड़ के।
और आपके जब बताते हो तो आपके दिमाग में लॉजिक होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो बताइए, कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है। आप तो जैसे बर्फ में लग गए हो, ऐसे बिहेव कर रहे हो बच्चे। आशीष जी बढ़िया बेटा, कॉम्प्लीमेंट के लिए। लेकिन बेटा इसको फोकस करो, चलो इसका आंसर दो जल्दी से। नर्वस सिस्टम को भी वापस लेंगे अपन, नॉर्सेट के पहले एक बार पूरा हाईलाइट होएगा। आप जैसे रिएक्ट करोगे वैसे हम रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर आपका रिएक्शन स्लगिश है तो हमारा रिस्पॉन्स भी स्लगिश होएगा। यहां पे थोड़ा सा थॉटफुल क्वेश्चन है कि ऑल आर सीन इन मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस एक्सेप्ट, तो बी डी में जा रहे हैं आप, बी डी देख रहे हैं, ए बी बोल रहे हैं। चलो रिस्पॉन्ड करो विद लॉजिक कि क्यों ऐसा हो रहा है। हाँ, डी को लॉक करें क्या? थोड़ा मैं इंफॉर्मेशन देता हूं, मिट्रल वाल्व कहां पे होता है? लेफ्ट साइड। तो इमेजिन करो आपका ये जो लेफ्ट साइड का हार्ट है, मतलब ये समझो लेफ्ट एट्रियम है और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, उसके बीच में जो वाल्व लोकेट है उसको हम बोल रहे हैं मिट्रल वाल्व। अब सोचो कि बेटा ये जो वाल्व है वह नैरोव है, थोड़ा समझना, ये जो वाल्व है वह क्या है? नैरोव है। तो हमने बोला मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस। नैरोव है तो क्या होएगा? ये जो ब्लड आ रहा है आपका पल्मोनरी वेन से, कहां पे? लेफ्ट एट्रियम में, वह यहां से इफेक्टिव ड्रेन नहीं हो पाएगा। अब इफेक्टिव ड्रेन नहीं हो पाएगा, लेकिन पीछे से तो ब्लड है वह कंटिन्यूअस आएगा। समझना इसको अच्छे से। चलो आपने रिस्पॉन्स कर लिया, आप सुनिए इसको, इसका सॉल्यूशन सुनिए और समझिए और फिर रिस्पॉन्ड करना कि आपने जो रिस्पॉन्स करा है वो सही है या गलत है। तो यहां पे मैं बता रहा हूं बेटा, ये ब्लड है वह पीछे से आ रहा है पल्मोनरी वेन से, कहां पे? लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में इसलिए नहीं जा पा रहा क्योंकि ये जो वाल्व है जिसको मिट्रल वाल्व बोल रहे हैं वो वाल्व क्या है? नैरोव है। तो ब्लड का कंजेशन कहां पे होएगा? लेफ्ट एट्रियम के अंदर। तो यहां पे लिख रखा है लेफ्ट एट्रियम डायलेशन, हो सकता है साहब। लेफ्ट एट्रियम में फिब्रिलेशन हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि ये लेफ्ट एट्रियम डिस्टेंड होएगा, डायलेट होएगा, मायोकार्डियल इरिटेबिलिटी होएगी और फिब्रिलेशन की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और पल्मोनरी हाइपरटेंशन, हाँ जी हो सकता है, क्योंकि पीछे से जो ब्लड आ रहा है वह आगे अच्छे से नहीं जा पा रहा, तो जो वेन्स हैं उनके अंदर प्रेशर बिल्डअप होता जाएगा, तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी होएगा। तो क्या लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी नहीं होएगा? हाँ नहीं होएगा। देखिए यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल पे कौन सा बोझ हो रहा है? हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके पास तो ब्लड ही कम आ रहा है, इसके ऊपर तो कोई लोड ही नहीं है। अगर लोड नहीं है तो कहां से हाइपरट्रोफी होएगा? इसलिए हम लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। हाइपरट्रोफी कब देखते हैं बच्चे? हाइपरट्रोफी तब देखते हैं जब आप देखते हो किसी भी वेंट्रिकल या एट्रियम पे अगर लोड है, लोड पड़ रहा है, तो उस लोड को कोप अप करने के लिए आप देखोगे वह ज्यादा एक्सर्शन करेगा, वह ज्यादा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कॉज करेगा। देयर आफ्टर आप देखेंगे पेशेंट के अंदर हाइपरट्रोफी होएगा। यहां पे तो हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उस पर तो कोई लोड नहीं हो रहा। लोड इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में कम आ रहा है, तो कोई बात नहीं, वह कम आ रहा है तो वो कम भेज रहा है। तो यहां पे हम लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी नहीं देखेंगे। हां, अगर जो कॉज था वह मिट्रल की जगह एओर्टिक होता, अगर जो कॉज था वह मिट्रल की जगह एओर्टिक वाल्व का होता, तो उस कंडीशन में आप लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी देखते ही देखते। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, यहां पे जो करेक्ट आंसर है वह कौन सा है? तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी वी मे नॉट अबाउट टू सी इन इंडिविजुअल हु इज हैविंग मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस, whereas left atrium dilatation, whereas atrial fibrillation and chances of pulmonary hypertension are quite common in individual who are having any kind of pathology related with mitral valve। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बहुत बढ़िया बच्चे, तो यहां पे ध्यान में आपको ये रखना था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और ये जो टॉपिक है वो यहां से ट्रांसफॉर्म हो रहा है।
क्योंकि यहाँ के पहले के जो हमने डिस्कशन करे थे वो वाल्व की प्रॉब्लम्स के बारे में करे थे। यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वह हम देखते हैं पेरिकार्डियम में चलते हैं, और आपका जो पेरिकार्डाइटिस है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन है, कार्डियक टम्पोनेड है, उनके जो कुछ क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन है उसका स्क्रीन के ऊपर, इसको पढ़िए और अच्छे से आंसर दीजिए कि इसका क्या अप्रोप्रिएट आंसर हो सकता है। प्लीज रीड दिस क्वेश्चन एंड आंसर अकॉर्डिंगली। जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर दीजिए। मैं रीड करता हूं। What are the true information nursing officer know about pericardial friction rub? ये बोल रहा है ट्रू मतलब करेक्ट, किसके बारे में? पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब के बारे में। तो पूछा है कि पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब जो है वो जब हम अस्कल्टेट करते हैं तो कौन सी चीजें हम एक्सपेक्ट करेंगे, कौन सी चीजें उसके बारे में सत्य है। तो उन सत्यता की प्रामाणिकता आपको देखनी है कि पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब जो है उसके बारे में निम्न में से कौन से तथ्य सत्यापित हैं या सत्य हैं। तो आप पढ़िए और आंसर दीजिए, और जो आंसर देगा वह अपने आप में सिंघम है बच्चों। क्या ऐसी चीज है, आपने सुना होगा पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब, जब आपकी जो लेयर्स होती है पेरिकार्डियम की, विसरल और पैराइटल लेयर, ये जो विसरल पेरिकार्डियम है और पैराइटल पेरिकार्डियम है, जब वह एक दूसरे को रब करती हैं तो उस दौरान जो साउंड आप अस्कल्टेट करते हो उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब। तो कौन सी चीजें हैं जो हम एक्सपेक्ट करेंगे जो पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब को जस्टिफाई करेंगी। ये एक इंपॉर्टेंट नर्सिंग असेसमेंट है जो एक नर्सिंग ऑफिसर को आना चाहिए, और ये कहीं ना कहीं पेशेंट के अंदर किसके बारे में बताएगा? पेशेंट को जिसको अक्यूट पेरिकार्डाइटिस है उसके अंदर आप पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब को इजीली सुन सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वह मैक्सिमम इंडिविजुअल जो दे रहे हैं वह गलत ही दे रहे हैं। अभी तक मैंने एक भी बच्चे का आंसर करेक्ट नहीं देखा है। ए सी, कोई ए बी, अलग अलग इंडिविजुअल अलग अलग रिएक्ट कर रहे हैं, बट नो वन इज अबाउट टू इवन रीच टूवर्ड्स करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे देख रहा हूं मैं कि कोई भी बच्चा अच्छे से बता नहीं पा रहा, क्योंकि यहाँ पे जो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं वो असेसमेंट नहीं करते हैं, वो ओनली इंटरवेंशन ही करते हैं। उनको असेसमेंट करने की योग्यता ही नहीं है, ऐसा मेरे को लगता है बहुत बार। या स्टेथोस्कोप तो एक सेल्फी या एक फ़ोटो खींचने के लिए और एक स्टेटस सिंबल हो गया, और आजकल तो कोरोना में कोई पुलिस वाले नहीं पकड़े उस चक्कर में स्टेथोस्कोप लेके भी घूमते हैं। तो स्टेथोस्कोप के द्वारा आप साउंड सुन सकते हैं बच्चे। तो मैं चाहता हूं कि आप रिस्पॉन्ड करो और आंसर दीजिए। तो ए बी डी है ना। अभी मेरे को नहीं लगता है कि कोई भी इसके निकट भी पहुंचा है। एक प्राची वर्मा पहुंची है निकट। निकट का मतलब ये नहीं है कि वो यथार्थ है या सत्य है। निकट का मतलब हाँ, पूजा कंवर पहुंची है, क्योंकि उसने दिमाग लगाया कि बाकी सब ऑप्शन तो बच्चों ने डाल दिए हैं, लेकिन एक ऑप्शन है वह बचा है, वह है नन ऑफ अबोव। तो इंटरेस्टिंग है, बहुत बार जब कोई बात करता है तो आपको आईक्यू यूज करना चाहिए। आपको नॉर्मल कम्युनिकेशन में जब मैं बोल रहा हूं कि कोई भी सही नहीं है, इसका मतलब मैक्सिमम इंडिविजुअल ने आंसर ABCD ही दिया है, तो एक ही बचता है ई। तो याद रखिएगा पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब। तो पहली इंपॉर्टेंट बात है, पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब का मतलब क्या है। चलो मैं आंसर दे रहा हूं और इसको जस्टिफाई कर रहा हूं, आप इसको अच्छे से सुनिएगा। पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब का मतलब है कि जो पेरिकार्डियल लेयर्स होती हैं, कोई पूछेगा कि आप फिर आधा लिख रहे हो, पूरा नहीं लिख रहे हो। बेटा पेरिकार्डियल लेयर होती है पैराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम। ये जो लेयर होती है, उन लेयर के अंदर जब इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है जी, जब उन लेयर में इन्फ्लामेशन होता है तो वो एक दूसरे को क्या करती हैं, रब करती हैं, एक दूसरे को फ्रिक्शन करती हैं। तो उस फ्रिक्शन के दौरान आप एक ग्रेंटिंग साउंड सुनते हो।
एक रबिंग साउंड सुनते हैं और उस रबिंग साउंड को, उस फ्रिक्शन वाली आवाज को हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब। अब पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब के लिए कौन कौन सी चीजें इसमें यथार्थ है? तो पहली इंपॉर्टेंट बात है, हम लो पिच नहीं सुनते बेटा। जो पिच आप सुनते हो वो कैसी होती है? हाई पिच। मतलब जो ग्रंटिंग साउंड होएगा वो कैसा होएगा? हाई। इसलिए ये इनकरेक्ट है। तो पहला इंपॉर्टेंट बात है कि साहब लो पिच की जगह पे क्या आना चाहिए था? हाई पिच्ड स्क्रैच साउंड प्रोड्यूस बाय रबिंग ऑफ बोथ लेयर ऑफ पेरिकार्डियम। तो पहला इंपॉर्टेंट बात है कि जो साउंड आप सुनोगे वो कैसी होगी? हाई पिच होगी। पहला इंफॉर्मेशन ये याद रखिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, बेस्ट हर्ड ओवर राइट स्टर्नम बॉर्डर। नहीं बेटा, राइट स्टर्नम बॉर्डर तो इधर हो गया, अभी लेफ्ट स्टर्नम बॉर्डर, क्योंकि लेफ्ट स्टर्नम बॉर्डर की तरफ आओगे तभी आप मेजर एरिया ऑफ पेरिकार्डियम को एक्सेस कर पाओगे। तो यहां पे आंसर होना चाहिए था लेफ्ट स्टर्नम बॉर्डर। तो ये सही था साहब। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, बेस्ट हर्ड ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। अब यहां इंटरेस्टिंग याद रखना कि इंस्पिरेशन के दौरान तेज सुनाई देती है, तो इसका आंसर यह है कि इंस्पिरेशन के दौरान तो प्लूरल फ्रिक्शन रब तेज सुनाई देती है। फिर से मैं बोल रहा हूं, पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब और प्लूरल फ्रिक्शन रब दोनों अलग हैं। प्लूरल फ्रिक्शन रब होती है जहां पे हम देखते हैं कि फ्रिक्शन है वो इंस्पिरेशन के दौरान ज्यादा सुनाई देती है, क्योंकि इंस्पिरेशन करने का वजह से दोनों जो इन्फ्लाम्ड लेयर होती हैं प्लूरल एरिया की, वो एक दूसरे के समीप आती हैं, तो कहीं ना कहीं घर्षण होने की संभावना बढ़ती है। पेरिकार्डियम में ऐसा नहीं है बेटा। पेरिकार्डियम में इंस्पिरेशन लो या एक्सपिरेशन लो, आपके लिए कोई फर्क होएगा नहीं। तो यहां पे बेस्ट हर्ड ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, दैट इज ट्रू अबाउट प्लूरल फ्रिक्शन रब, बट अबाउट पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब इट इज नॉट करेक्ट। अबाउट पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब इट इज नॉट करेक्ट। दो यहां पे अगर लिखा होता एक्सपायरेशन, अगर यहां पे लिखा होता एक्सपायरेशन अथवा पेशेंट को अगर आपको बेस्ट सुनना है तो आप एक काम करिए, उसको बोलिए कि आप अपनी ब्रीथ को होल्ड कर लो। अगर वो अपनी ब्रीथ को होल्ड कर लेगा तो आप फ्रिक्शन रब को अच्छे से सुन पाओगे, क्योंकि ब्रीथ को होल्ड करने से क्या होगा? एयरवे जो है, जो लंग्स है, वो अपना काम नहीं करेगा, मतलब ब्रेथ साउंड आपको सुनाई नहीं देगी, ना आपको कोई और साउंड सुनाई देगी। ओनली आप सुन सकते हैं किसको? पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब को। तो यहां पे बेस्ट हर्ड ड्यूरिंग इंस्पिरेशन की जगह अगर लिखा होता कि बेस्ट कब सुनाई देती है? जब इंडिविजुअल होल्ड करता है अपने रेस्पिरेशन को, तो हाँ जी, वह करेक्ट आंसर था साहब। और बेस्ट हर्ड वंस इंडिविजुअल कफ, कफ वाली कहानी भी गलत है, तो नन ऑफ अबोव वाज करेक्ट आंसर। तो नन ऑफ अबोव के लिए चाहिए था करेज, नन ऑफ अबोव के लिए चाहिए था एब्सोल्यूट नॉलेज। और जिन बच्चों के अंदर एब्सोल्यूट नॉलेज नहीं है, तो ये जो क्वेश्चन है वह दिखने में तो एक क्वेश्चन है, लेकिन ये क्लस्टर ऑफ क्वेश्चन का आंसर था। तो यहाँ पे हम न जाने 5 से 6 क्वेश्चन को एड्रेस करे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब के बारे में जो आपको ध्यान में होने चाहिए। तो बच्चों में यहाँ पे फिर बता रहा हूँ, आप इसको बहुत अच्छे से सुनिएगा। नोबडी इज गोइंग टू टेल यू, आई एम डैम श्योर। मेरे को बहुत अच्छे से मालूम है कॉपी पेस्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे मैं फिर बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्वेश्चन से ज्यादा फैक्ट और रेशनल को बताने के लिए ये सेशन को ले रहा हूँ स्पेशली। तो आपके जो थॉट्स हैं वो क्लैरिफाइड होने चाहिए रादर देन नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो यहाँ पे अभी कोई पूछेगा भविष्य में आपको कि व्हाट इज ट्रू अबाउट पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब, तो आप बोलेंगे पहला तो ये हाई पिच्ड होता है साहब। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि इसके अंदर क्या होएगा? लेफ्ट स्टर्नम बॉर्डर में आप अच्छे से सुन पाएंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जब पेशेंट है वह ब्रेथ को होल्ड करता है तब पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब अच्छे से सुनाई देती है। अगर एक्सलेशन लिखा होता तो फिर भी हम उसको सही मान सकते थे, और कफ का कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं निकलता है। तो ऐसा ही चीज आप पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब के साथ साथ आप प्लूरल फ्रिक्शन रब के बारे में भी स्टडी कर लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। तो यहाँ पे आपको ये समझना था किसके रिगार्डिंग बच्चे? पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब के रिगार्डिंग। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा है या आप टाइम पास कर रहे हैं। तो बेटा ठीक है, ये 5 फैक्ट हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। और इंटरेस्टिंगली, मोर एवर इंटरेस्टिंगली बात यह है कि अगर आपको पूछा जाए कि ये जो फ्रिक्शन रब है
वो कौन सी कंडीशन में सुनते हैं, तो आप याद रखिएगा पेरिकार्डाइटिस। और स्पेशली जो आपका अक्यूट पेरिकार्डाइटिस होता है उसके अंदर हम इसको अच्छे से सुनते हैं। तो ठीक है, ये एक क्वेश्चन था जो आपके ध्यान में होना चाहिए। इस क्वेश्चन को पढ़िए और जल्दी से आंसर दीजिए, ये क्या कह रहा है और इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में है। प्लीज रीड दिस क्वेश्चन एंड आंसर अकॉर्डिंगली। पढ़िए इस क्वेश्चन को और आंसर दीजिए। हाँ, व्हाट इज चेंजेस नर्सिंग ऑफिसर। अच्छा, ये नर्सिंग ऑफिसर का मतलब आप ही हो, पहले तो ये भी क्लैरिफाइड कर दो क्योंकि इसमें भी कहीं आपको डाउट होगा। नाउ अ डे नर्सिंग पर्सनल आर नोन एज नर्सिंग ऑफिसर। ये बात अलग है कि ऑफिसर किस पे हैं, खुद पे ही हैं, वो अलग बात है। तो बेटा यहाँ पे है कि व्हाट ईसीजी चेंजेस नर्सिंग ऑफिसर कैन अज्यूम इन पेशेंट हैविंग अक्यूट पेरिकार्डाइटिस। मतलब अक्यूट पेरिकार्डाइटिस के अंदर ईसीजी चेंजेस पूछे गए हैं। ईसीजी चेंजेस पूछे गए हैं अक्यूट पेरिकार्डाइटिस के लिए। अभी आप आंसर दीजिए, मैं देख रहा हूं ए बी सी डी। बहुत बढ़िया, एक बच्चा तो ई करके चिल्ला रहा है, कोई बात नहीं। गोलू कुमावत हमेशा ई। मैंने लास्ट क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि आप में ब्रेव होने चाहिए ई पे जाने के लिए, तो 2 ब्रेव तो निकला है यहाँ पे। मैं धन्यवाद देता हूं कि कम से कम आप ई तक पहुंचे हो। ईसीजी चेंजेस बेटा कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं ध्यान में है तो पेरिकार्डाइटिस के अंदर आप इसको याद रखिएगा क्योंकि हमारे लिए जो क्वेश्चन होते हैं वो बड़े क्लियर होते हैं। एमआई में ईसीजी चेंजेस क्या देखते हैं, एंजाइना में ईसीजी चेंजेस क्या देखते हैं, पोटेशियम बढ़ गया तो ईसीजी चेंजेस क्या देखते हैं। इसके अलावा आज तक कोई क्वेश्चन ईसीजी चेंजेस का नहीं पूछा है, पहली इंटरेस्टिंग बात। फिर भी हमें शौक है ईसीजी, तो ईसीजी के लिए मैं बता रहा हूं कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जब आप कराते हो एक पेशेंट को जिसको पेरिकार्डाइटिस है, तो याद रखना पेरिकार्डाइटिस के अंदर क्या इंटरेस्टिंग चेंजेस है जो आपको मिलने वाले हैं। एसटी सेगमेंट एलिवेशन मिलता है साहब, पीआर सेगमेंट का डिप्रेशन ये भी मिलता है, फ्लैट टी वेव और इन्वर्शन ये भी मिल सकता है, चेंजेस इन ऑल लीड एक्सेप्ट एवीआर, हाँ जी 11 लीडों में चेंजेस मिलता है 12 में से। मतलब जो आंसर है वह करेक्ट क्या है, ए बी सी डी। और हमारे 2 ब्रेव बच्चे थे जिन्होंने ई बोला था, वो ये बोलना चाह रहे थे कि सर ई आंसर नहीं है। मैं समझ गया उनकी भावनाओं को, बहुत बढ़िया बच्चे। तो यहां पे याद रखिएगा जो नॉर्मल हम ईसीजी को फॉर्म करते हैं बच्चे, अपन नॉर्मल बनाते तो भी अब नॉर्मल सी बनती है। तो यहां पे इंटरेस्टिंग बात बता रखिए, एक तो ये जो सेगमेंट है आपका जिसको हम बोलते हैं पीआर सेगमेंट, वो रिलेटिवली आपको डिप्रेस मिलेगा। अभी एसटी सेगमेंट का एलिवेशन मिल सकता है, टी वेव का इन्वर्शन भी मिल सकता है। तो ये इंटरेस्टिंग बात है, ये तो चेंजेस आपको मिलते हैं और ये जो चेंजेस है वो आपकी 12 लीडों में से 11 लीड्स में मिलते हैं एक्सेप्ट एवीआर, क्योंकि पेरिकार्डाइटिस है होल साइड। मतलब जो पेरिकार्डियम, आप ईसीजी का मतलब यही होता है बेटा कि ईसीजी के अंदर आप देखते हो तो ईसीजी के अंदर हार्ट को हम अलग अलग एंगल से देखते हैं। कोई सामने बैठ के देखता है हार्ट को, कोई पीछे बैठ के देखता है, कोई बगल बैठ के देखता है। तो यहां पे इंटरेस्टिंग बात यह है
यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरा जो हार्ट है उसके पेरिकार्डियम में इन्फ्लामेशन है। तो ये जो इन्फ्लामेशन अगर हुआ है तो इसका मतलब आप किसी भी एंगल से देखेंगे तो हार्ट के अंदर तो क्या मिलेगा आपको, इन्फ्लामेटरी ऑकरेंस। इसलिए हमने देखा कि मैक्सिमम जो लीड्स होती हैं उनमें चेंजेस मिलते हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना है। इंटरेस्टिंग बात है जो हम देखते हैं पेशेंट के अंदर जिसको पेरिकार्डाइटिस है, स्पेशली अक्यूट पेरिकार्डाइटिस है, वेयर एज यहाँ पे आपको कार्डियक टम्पोनेट के बारे में पूछ सकता है, क्रोनिक पेरिकार्डाइटिस के बारे में पूछ सकता है। जैसे जैसे हम आगे जाते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पे याद रखिएगा, व्हाट ECG चेंजेस नर्सिंग ऑफिसर कैन अज्यूम इन पेशेंट हु इज हैविंग अक्यूट पेरिकार्डाइटिस। तो यू शुड आंसर ST एलिवेशन, PR सेगमेंट डिप्रेशन, फ्लैट T-वेव हो सकता है, इन्वर्शन हो सकता है। और पीछे बैठ के देखते हैं, बहुत बढ़िया आसिफ जी, आप आते भी हैं। इसीलिए भगवान ने ऐसा करा कि आजकल कहीं देखने के नहीं रहे, ओनली घर में बैठ के मोबाइल को देखते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका जो आंसर है वह है ABCD रादर देन E। और E वाले बहादुर तेरा नमन है बेटा। आगे चलते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और जल्दी से आंसर दीजिए हमारे ऑफिसर। गेट रेडी। ऑफिसर का मतलब मैं फिर बोल रहा हूं, ये आप ही हो जिनके बारे में ऑफिसर शब्द यूज करा गया है। तो यू हैव टू रिएक्ट एंड यू हैव टू बिहेव अकॉर्डिंगली। अब आप वो नहीं रहे बेचारे गरीब, वैसे नहीं हो आप। यू योर सेल्फ एज अ ऑफिसर एक अच्छे से गोगल्स लाइए, एक बैग लाइए, और कहीं पे भी जाओ कम से कम उनको लेके जाओ आप। ठीक है जी। तो अभी से बिहेव लाइक ऑफिसर। तो जब आप सही में ऑफिसर बनोगे तो आपको शर्म नहीं आएगा। बहुत बढ़िया। हालांकि ये बातें इररिलेवेंट है लेकिन बहुत बार ये अच्छी भी लगती है हमें, इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको। तो कोई बात नहीं। Which of the following assessment nursing officer can expect in patient having chronic constructive pericarditis? अभी प्रश्न है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक पेशेंट को क्रोनिक कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस है बच्चे। क्या है क्रोनिक कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस? क्रोनिक कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, तो उसके अंदर आप निम्न में से कौन सा चीज एक्सपेक्ट करेंगे, ऐसा ये बोल रहा है साहब। तो क्रोनिक कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, जल्दी से आप आंसर दीजिए। BCD। जल्दी से रिएक्ट करिए कि क्या देखते हैं एक पेशेंट को जिसको क्रोनिक कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस है। क्रोनिक कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, तो ABCF भी बता रहे हैं। ये मल्टीपल रिस्पॉन्स इसलिए पूछे जाते हैं ताकि जितने भी थॉट्स है वह आपके क्लेरिफाइड हो सके। यहां पे क्रोनिक कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस का मतलब यह है कि जो पेरिकार्डियल एरिया है उसके अंदर इन्फ्लामेशन इंजुरी जब बार बार हो रही है तो उसका वजह से वह जो एरिया उसमें स्क्लेरोटिक चेंजेस हो गए, वह फाइब्रोस्ड हो गया, और वह इतना फाइब्रोस हुआ कि उसने हार्ट के चारों ओर एक कंस्ट्रिक्शन कॉज कर लिया, मतलब एक प्रकार से उसको हार्ट को दबा दिया। तो उस कंडीशन को ही हम बोल रहे हैं क्रोनिक कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। अभी इंटरेस्टिंग बात है कि क्रोनिक कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में हमें क्या मिलने वाला है। तो ठीक है, यहाँ पे बच्चे बता रहे हैं ABF, AB गलत, चलो BCDE, B क्यों बोल दिया तूने? अभी ABCDF तो कंफ्यूजन है। आप एक एक बताइए, क्या क्रोनिक कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में हाइपरटेंशन मिलता है? पेशेंट इज हैविंग क्रोनिक कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, इन सच क्रिएशन आप हाइपरटेंशन एक्सपेक्ट करते हैं? तो यहां पे मैं आपको आंसर देता हूं बच्चे। जो हम इंटरेस्टिंग बातें देखते हैं क्रोनिक कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस के अंदर, अगर आप इन चीजों को ऑब्जर्व करें तो क्या कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं वो देखते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं ही आपको बता देता हूं। पहले तो मैं एलिमिनेट करता हूं। कुशामुल रेस्पिरेशन इज नॉट अ फाइंडिंग्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस।
कुशामूल रेस्पिरेशन कहां देखते हैं आप? पेशेंट के अंदर कुशामूल रेस्पिरेशन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। देखते कहां पे है? तो हमें ध्यान में होना चाहिए कि साहब ये जो फाइंडिंग है कुशामूल रेस्पिरेशन, वो यूजुअली हम किस में देखते हैं? जल्दी से बताइए, इसको तो कम से कम बता दीजिए आप कि कुशामूल रेस्पिरेशन क्या हम देखते हैं? नहीं देखते हैं। तो किस में देखते हैं? चलो ठीक है भाई साहब, नहीं होता है, नो आइडिया। इसको नो आइडिया बोल रहे हो आप, कुशामूल रेस्पिरेशन के बारे में आपको नहीं मालूम। तो ये आप अवॉइड करिए। एक तो ये नहीं है, क्योंकि आप एसिड बेस इंबैलेंस जब देखते हो तो एज अ पार्ट ऑफ कंपनसेशन हम देखते हैं पेशेंट के अंदर जिनको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, तो उनके अंदर एज अ पार्ट ऑफ कंपनसेशन पेशेंट के अंदर क्या होएगा? कुशामूल रेस्पिरेशन होएगा। तो ये एक आपने निकाल दिया। अब यहां पे हम आते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन बेटा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आपको थोड़ा इमेजिन करना है कि हार्ट का जो पेरिफेरी होता है, समझो कि ये हार्ट मैंने बनाया गोले में, और हार्ट के चारों ओर क्या है साहब? पेरिकार्डियम। और ये जो पेरिकार्डियम है वह एक प्रकार से रिजिड और फाइब्रोस स्ट्रक्चर में चेंज हो गया। तो आप यूं समझो कि अगर ये हार्ट है तो उस हार्ट के चारों ओर जो पेरिकार्डियम है उसने हार्ट को एक तरह से दबा दिया। अभी डायस्टोल जो होएगा वो इफेक्टिव नहीं होएगा। तो यहां पे डायस्टोल है, उसके अंदर अगर दिक्कत आएगा तो प्रीलोड नहीं होएगा, और प्रीलोड नहीं होएगा तो इजेक्शन कॉम्प्रोमाइज होएगा। तो यहां पे हाइपरटेंशन होना भी एक न्यायोचित बात नहीं है। तो आप इसको भी निकाल सकते हैं। मैंने बोला कि वेन एवर यू हैव डाउट्स, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन को आप यूज करिए कि क्या आंसर सही नहीं हो सकता, फिर लास्ट में जो बचते हैं उनको आप कहीं ना कहीं जस्टिफाई करने का कोशिश करिए। तो यहाँ पे हाइपरटेंशन को मैंने एलिमिनेट कर दिया, यहाँ पे ई को मैंने एलिमिनेट कर दिया, दो हम हटा सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि फ्रिक्शन द्रव सुनाई देती है कि नहीं देती है? तो बेटा यहां पे जो शब्द लिखा है वह लिखा है क्रोनिक कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। जहां पे दोनों लेयर्स है वह कैसी हो गई है? फाइब्रोस हो गई हैं, स्क्लेरोटिक चेंजेस हो गए हैं, वह रिजिड हो गई है और उसने कंस्ट्रिक्शन कॉज कर लिया है। अभी कोई रबिंग वहां पे नहीं होएगा। तो यहां पे आप पेरिकार्डियल फ्रिक्शन द्रव नहीं सुन पाओगे इस इंडिविजुअल के अंदर, रादर देन अक्यूट पेरिकार्डाइटिस में आप ऐसा सुन सकते हो। तो आप इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं। अब बचता है ऐसा पेरिकार्डियल नॉक, पेरिकार्डियल शडर और कुशामूल साइन। ये दोनों का मतलब एक ही है। पेरिकार्डियल नॉक, पेरिकार्डियल शडर, इन दोनों का मतलब एक ही, अभी मैं बता रहा हूं ये क्या है। और कुशामूल साइन मतलब करेक्ट आंसर है CDNF, CDF, CDF इज ए करेक्ट आंसर। तो प्लीज आप ध्यान में रखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, प्लीज आप ध्यान में रखिएगा। अब मैं बता रहा हूं कि क्या होता है पेरिकार्डियल नॉक या पेरिकार्डियल शडर। आप तीन शब्द यूज करते हैं, प्लीज ध्यान में रखिएगा। मैं यहां पे ही लिखता हूं, पहला तो लिख रहा हूं साहब पेरिकार्डियल नॉक, जो लिखा था उधर ही। दूसरा हम लिख रहे हैं पेरिकार्डियल शडर, और तीसरा जो होता है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल शॉक। ये शॉक हो गया, एक शडर हो गया और एक नॉक हो गया। इन तीनों का मतलब एक ही है, और इन तीनों में क्या होने वाला है? इन तीनों में ये तीनों का मतलब एक ही है, और इस तीनों को आप अस्कल्टेट कर सकते हो। अस्कल्टेशन आप कर सकते हैं उस इंडिविजुअल को जिसको क्रोनिक कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस है। तो पहला इंपॉर्टेंट बात आप ये याद रखना कि पेरिकार्डियल नॉक, पेरिकार्डियल शडल, और एक और शब्द मैंने लिखा पेरिकार्डियल शॉक, ये तीनों का मतलब एक ही है। और ये तीनों क्या बताते हैं वो मैं अब बता रहा हूं आपको। जब हम एक पेशेंट को जिसको पेरिकार्डाइटिस है, एक पेशेंट है जिसको क्रोनिक कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस है, तो उसके अंदर क्या होता है बेटा? जो पेरिकार्डियम होता है वह रिजिड हो जाता है, फाइब्रोस हो जाता है, और उसका वजह से जो डायस्टोल है वो इंडिविजुअल के अंदर अफेक्ट होता है। तो यहां पे समझिए कि ये पेशेंट के अंदर वेंट्रिकल है साहब, ये पेशेंट के अंदर हार्ट है, और ये जो हार्ट का पेरिफेरी है, ठीक है साहब,
ये क्या हो गया, बहुत ज्यादा रिजिड और टाइट हो गया। अब क्या होता है कि नॉर्मल जब ब्लड यहां पे अंदर आता है तो ये ब्लड ऐसा फ्लो करेगा। अब ये फ्लो करेगा तो ये मैं डैश डैश में बता रहा हूं कि पेशेंट के अंदर थोड़ा सा जो हार्ट है वह क्या होएगा, इजीली डायस्टोल होएगा, थोड़ा सा इजीली क्या करेगा, वो फैलेगा। लेकिन यहाँ पे जो पेरिफेरी है वो क्या हो गई, फाइब्रोस हो गई, स्क्लेरोटाइज हो गया और रिजिड हो गया। एक तरह से बाहर से घेराव जो है उसने सख्ती के साथ हार्ट को क्या कर लिया, दबा के रखा। तो जैसे ब्लड है वो हार्ट में रश करेगा तो जिस फोर्स से आ रहा है उसके डबल फोर्स से टकरा के वापस जाएगा। जैसे मैंने ये येलो बताया, अब मैं रेड बता रहा हूं कि ये जैसे ब्लड आया वैसे ही टकरा के वापस जा रहा है, तो एक अजीब सी साउंड मिलती है, उसी को हम बोलते हैं पेरिकार्डियल शडर, शॉक और नॉक। जैसे मैं समझा रहा हूं फिर से समझिएगा। यूजुअली क्या होता है, यूजुअली जब ब्लड आता है तो वो इजीली कहां है, वेंट्रिकल में इजीली एस्केप कर जाता है, इजीली ट्रेवल कर जाता है और इजीली हार्ट है वो उसको क्या करता है, अकोमोडेट करता है। लेकिन यहाँ पे हार्ट है वो अकोमोडेट नहीं करेगा क्योंकि उसकी जो पेरिफेरी है वो क्या हो गई, एकदम रिजिड हो गई। तो जैसे ब्लड आएगा तो जिस फोर्स से आ रहा है उसके डबल फोर्स से वापस जाएगा, उसके डबल फोर्स से उसको रेजिस्टेंस मिलेगा। तो एक प्रकार का अर्ली डायस्टोल साउंड आप सुनते हैं, और ये जो अर्ली डायस्टोल साउंड होती है हाई पिच्ड, आप क्या सुनते हैं, हाई पिच्ड, याद रखना, हाई पिच्ड अर्ली डायस्टोल साउंड। और उस डायस्टोल साउंड को आप स्कल्टेट करते हैं और उसी को हम बोलते हैं पेरिकार्डियल शडर। आप इसको YouTube पे डाल के देखिएगा पेरिकार्डियल शडर को और इसको सुनिएगा आप। तो उस साउंड को, तो ये याद रखना किस में सुनाई देती है, एक पेशेंट के अंदर जिसको क्रोनिक कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस है। तो ये एक क्लासिकल प्रेजेंटेशन है, प्लीज आप इसको याद रखिएगा। और दूसरा क्लासिकल बात यहां पे बोल रखा है कुशामूल साइन। अभी ये कुशामूल साइन क्या है, तो कुशामूल साइन को आप समझिए, मैं उसको भी बता रहा हूं कि कुशामूल साइन जो होता है वह 3 कंडीशन में आपको मिलता है, प्लीज आप ध्यान में रखिएगा। एक तो है क्रोनिक कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, दूसरा आप याद रखिएगा रेस्ट्रिक्टेड कार्डियोमायोपैथी। ये प्रश्न पूछ सकते हैं आपको। कुशामूल साइन पहले तो मैं बता रहा हूं किस में सुनाई देगा, तो आपको याद रखना है क्रोनिक कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस एक कंडीशन हो गया, दूसरा है रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, तीसरा जो कंडीशन हम यहां पे एक्सपेक्ट करेंगे वह क्या है, तो आप याद रखिएगा राइट साइड का जो हार्ट फेलियर होता है, कंजस्टिव कार्डियक फेलियर, स्पेशली जो वजह है उसका नाम है कोर पल्मोनेल। कोर पल्मोनेल का मतलब है कि पेशेंट को जिसको सीओपीडी है उस इंडिविजुअल के अंदर राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी और राइट वेंट्रिकुलर फेलियर होएगा, तो उसको हम बोलेंगे कोर पल्मोनेल। ये 3 कंडीशन यहां पे मैं हाईलाइट कर रहा हूं। इन तीनों कंडीशन के अंदर आप क्या सुनेंगे, उन तीनों कंडीशन में आप क्या देखेंगे, कुशामूल साइन। अब ये सुनने वाली बात नहीं है, ये साइन है जिसको आप देख सकते हैं। अब क्या होता है नॉर्मली ये होता है कि बेटा एक नॉर्मल इंडिविजुअल की अगर मैं बात करता हूं तो एक नॉर्मल इंडिविजुअल है जब वह डीप इनहेलेशन लेता है, याद रखना डीप इनहेलेशन जब पेशेंट लेता है, डीप इनहेलेशन जब इंडिविजुअल लेता है तो उस समय इंडिविजुअल के अंदर जो जुगुलार वेन प्रेशर होता है वह थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये जो चीज है वह हम नॉर्मल इंडिविजुअल में या हेल्दी इंडिविजुअल में देखते हैं, प्लीज याद रखिएगा। एक हेल्दी इंडिविजुअल है, वह इंडिविजुअल जब इनहलेशन करता है, वह इंडिविजुअल है वह जब डीप इनहलेशन करता है, तो डीप इनहलेशन करेगा तो क्या होगा बेटा, आपका जो चेस्ट होता है उस चेस्ट के अंदर नेगेटिव प्रेशर बनेगा। तो नेगेटिव प्रेशर बनेगा तो ये आपकी जुगुलार वेन है, उससे ब्लड है वो इजीली क्या होता है, जल्दी से ड्रेन कर जाता है किधर की तरफ, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल की तरफ। तो यहाँ पे जो जुगुलार वेन प्रेशर होता है वो लिटिल बिट आपको क्या मिलेगा, फ्लक्चुएट मिलेगा, कम मिलेगा रिलेटिवली। कब, इनहलेशन और एक्सहेलेशन के कंपैरिजन की बात करता हूं मैं। तो डीप इनहलेशन में जो जुगुलार वेन का प्रेशर होता है वह रिलेटिवली आपको क्या मिलता है, कम मिलता है।